हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमारा क्या हुआ है कंप्लीट। अब तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में देख लिया है। ओके, उसके बाद हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट चल रहा है जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सी के हर प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर आगे का प्रोग्राम होगा। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड तीन टॉपिक थे और तीन टॉपिक में से मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया, जिसमें एक टॉपिक था वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट और दूसरा टॉपिक था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। आज का जो टॉपिक है मेरा डाटा टाइप सिंसी है। जब आपका डाटा टाइप सिंसी समझ में आ जाएगा तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा मतलब आप सी का प्रोग्राम का स्टार्टिंग का जो पार्ट है उतना आप अच्छे से कर पाओगे। हर सी का प्रोग्राम, एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट विद अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत होता है तो आगे का पूरा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय बी केयरफुल। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल कौन से टाइप का है। अगर हमको वेरिएबल में नंबर स्टोर करना है तो हमको उसके हिसाब से उसका टाइप देना पड़ेगा। अगर वेरिएबल में अल्फाबेटिकल डाटा स्टोर करें तो उसका टाइप बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमको वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा, कैर है, इंट है या फ्लोट है। और उसके बाद बताना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, कि तुम क्या नाम से वेरिएबल यूज कर रहे हो। वेरिएबल का नाम देते समय जो रूल्स होने चाहिए मैंने बता दिया हूँ, लास्ट लेक्चर में हुआ है, आइडेंटिफायर और रूल्स उसके बता दिया हूँ, राइट। तो अभी हम अपने अगले टॉपिक पर जा रहे हैं, डाटा टाइप्स इन सी। क्लियर। अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा हूँ तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि मेरे पहले के जो 5 वीडियो थे पहले वो देख लेना। अगर सीक्वेंस में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पिछले टॉपिक्स क्लियर नहीं है और डायरेक्ट अगर आप डाटा टाइप्स पढ़ रहे हैं तो उतना समझ में नहीं आएगा बच्चों, राइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि मैं पिछले जितने भी लेक्चर्स दिया हूँ वो सारे लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस में जाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ साथ में उसके नोट्स भी डाल रहा हूँ, राइट। ताकि आप कोई एग्जाम अगर लिख रहे होंगे इंजीनियरिंग का, बीसीए का, डिप्लोमा का, तो आपके लिए नोट्स भी होने चाहिए। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उन सारे टॉपिक्स के मैं नोट्स लिखते जाऊँ। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिख के दिया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई सी लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें मैं जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक के साथ साथ उसके नोट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। अभी हम हमारे मेन टॉपिक पर जाएंगे। आपको एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जो मेन टॉपिक है मेरा, जो मेन मेरा टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड तीन चीजें हमको पढ़ना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, हाँ? सबसे पहले ये समझना है कि भाई वेरिएबल्स क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के टॉपिक में मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया। तो यह हमने देख लिया कि भाई वेरिएबल्स क्या होता है, द वैल्यू विच चेंजेस। जो भी वैल्यू बदलती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इतना मैंने आपको बता दिया हूँ, ओके। उसके बाद मैंने आपको अगला टॉपिक पढ़ाया, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखे, राइट। ये टॉपिक था मेरा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, है ना। इसके बाद हमने कांस्टेंट के टाइप्स देख लिए, ओके। उसके बाद हमने कीवर्ड्स क्या है देखे, आइडेंटिफायर्स क्या पढ़ा है, मैं आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़ा दिया हूँ। कौन से वेरिएबल्स के नाम सही है, कौन से गलत है, लास्ट लेक्चर में बता दिया। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस टॉपिक को, मेरे प्रीवियस वीडियोस को मेरे अच्छे से देख लेंगे तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ये तीन टॉपिक जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना है कि वेरिएबल्स क्या है, द वैल्यू व्हिच चेंजेस। वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया, वैल्यू व्हिच चेंजेस।
जो भी वैल्यू चेंज होते हैं, जो भी वैल्यू चेंज होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल, राइट। और आइडेंटिफायर के अंदर मैंने ये बताया कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए। जो भी वेरिएबल का नाम आप दोगे उस नेम को हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, राइट। ये दो टॉपिक हमने ऑलरेडी देख लिया। अब आज जो मुझे पढ़ाना है वो है डाटा टाइप्स। आज जो मुझे पढ़ाना है डाटा टाइप्स इन सी, डाटा टाइप्स इन सी। वेरिएबल्स द वैल्यू व्हिच चेंजेस, वेरिएबल के नाम कैसे होने चाहिए वो भी मैंने पढ़ा दिया। वापस उसमें आने की जरूरत नहीं, मुझे पिछला वीडियो देख लेना, राइट। डाटा टाइप्स इन सी। देखो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो सी लैंग्वेज का एक रूल ये होता है कि तुम जितने भी वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम में कोई एक भी वेरिएबल आप ऐसा यूज करें जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और प्रोग्राम के अंदर ऐसा लिखा हूँ a इक्वल्स टू 10 और यहाँ लिखा b इक्वल्स टू 20 और यहाँ लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर तीन वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ए बी और सी। जब ये तीन वेरिएबल्स को आप यूज कर रहे हैं तो आपको इनको यूज करने के पहले बता देना पड़ेगा कि ये इंटीजर वेरिएबल है ए बी सी। जब आप डिक्लेयर करते हो ना तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये ए बी सी वेरिएबल है, तो अब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो एरर नहीं देगा। अगर हम इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते तो कंपाइलर बोलेगा अनडिफाइंड, ए अनडिफाइंड, बी अनडिफाइंड, सी अनडिफाइंड। तो कोई भी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने के पहले, किसी भी वेरिएबल को यूज करने के पहले मस्ट है कि आप उसको पहले डिक्लेयर करें। अब डिक्लेयर कैसा करेंगे भाई, हम पिछले दो टॉपिक से, पिछले दो वीडियो से हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन अब तक तो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा ही नहीं, आज देख लेंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले आपको, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको पहले बताना पड़ेगा वेरिएबल का टाइप क्या है, कि आप उसमें कौन से टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हो। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा डाटा टाइप, कि वो वेरिएबल में कौन से टाइप का डाटा स्टोर करने वाले, अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल। बेसिकली जो डाटा टाइप होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फाबेटिकल और एक होता है नंबर्स। अल्फाबेटिकल डाटा बोले तो किसी का नाम, जैसे सचिन, सूरज, मनीष। किसी का एड्रेस, नांदेड़, वर्कशॉप, श्रीनगर, राइट। किसी का पोस्ट, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, क्लर्क, अकाउंट। ये हो गया अल्फाबेटिकल डाटा। नंबर्स में क्या आएगा, किसी का एज 25, रोल नंबर 36, परसेंटेज 56.28, स्पीड 11.8 किलोमीटर पर आवर। डाटा दो टाइप का मिलेगा, अल्फाबेटिकल और नंबर्स। तो हमको ये बताना पड़ता है कि तुम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसमें तुमको क्या स्टोर करना है, अल्फाबेटिकल डाटा स्टोर करना है कि नंबर स्टोर करना, बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको उसके लिए डाटा टाइप देना पड़ेगा। और डाटा टाइप के बाद हमको देना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, कि तुम क्या नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। आप याद रखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय तुम यहाँ जो नाम दोगे वही नाम आगे यूज कर पाओ। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि मैंने एक वेरिएबल रेडियस के लिए आर डिक्लेयर किया, तो आप उसको आर नाम से ही इस्तेमाल करें। डिक्लेयर करते समय अगर आप आर ए डी लिए तो आगे आर ए डी लेंगे, राइट। ओके। तो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ऐसा है कि आपको डाटा टाइप देना पड़ेगा और उसके बाद वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। जिसका छोटा सा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया हूँ, फ्लोट आर। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया फ्लोट आर। आर एक वेरिएबल का नाम है और उसका टाइप मैंने बताया फ्लोट, मतलब कि मैं आर में नंबर स्टोर करता हूँ विद फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये फ्लोट क्या है आगे आएगा। जैसे हम फ्लोट आर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए भी डिक्लेयर करेंगे, कैरेक्टर डिक्लेयर, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये एक एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, फ्लोट आर। क्लियर। अब ये फ्लोट क्या है, तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि डाटा टाइप। अब सी के अंदर जो बेसिक, आज मैं सिर्फ बेसिक डाटा टाइप बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे टाइप मिलेंगे। ये प्राइमरी डाटा टाइप है, इसके सब टाइप्स भी मिलने वाले। अगर पूरे टाइप्स एक साथ बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा। आप सिर्फ वही आज सिर्फ वही डाटा टाइप बता रहा हूँ जो फंडामेंटल है। आज सिर्फ वही डाटा टाइप में पढ़ा रहा हूँ जो बेसिक डाटा टाइप है, राइट। तो डाटा टाइप अभी मैं आपको तीन डाटा टाइप पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ तीन डाटा टाइप पढ़ा रहा हूँ। एक है मेरे पास इंट,
एक है मेरे पास फ्लोट और एक है कैर। इंट, फ्लोट और कैर, ये तीन आज तीन डाटा टाइप में पढ़ाना, सिर्फ तीन डाटा टाइप में पढ़ाने जा रहा हूँ, इंट, कैर और फ्लोट, राइट। अभी देखो बेटा, ये तीनों भी जो है ना, एक्चुअल में ये तीनों भी सी के कीवर्ड्स है। ये तीनों भी ना सी के कीवर्ड्स है। अभी कीवर्ड्स पिछला वीडियो देख लो आप, उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स whose meaning is known to the C compiler। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग पहले से सी के कंपाइलर को मालूम है कि ये आया तो क्या करना है। और सी के अंदर हमको कितने कीवर्ड्स मिलते हैं? सी के अंदर हमको टोटल 32 कीवर्ड्स मिलते हैं। ये 32 कीवर्ड्स जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कह पाओगे कि मुझे सी अच्छे से आता है। अब ये 32 कीवर्ड्स में के ये तीन कीवर्ड्स अभी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इंट, फ्लोट और कैर। टोटल 32 कीवर्ड्स में के ये तीन कीवर्ड्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इंट, कैर, फ्लोट, और इन तीनों का काम होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, राइट। ओके, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई इंट कब लेने का, फ्लोट कब लेने का, कैर कब लेने। अगर हमको कोई वेरिएबल में नंबर स्टोर करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है, तो हम इंट या फ्लोट लेंगे। अगर हमको किसी वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर करना है, जैसे किसी का एज, एज कैसा होता है? एज 23, 29, 42 है ना। किसी का परसेंटेज कैसे होता है? 32.86, 92.1, 56.28 नंबर्स। अगर हमको किसी वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप वेरिएबल का टाइप लोगे इंट यानी तो फ्लोट। अब क्वेश्चन यहाँ दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये दो क्यों है, इंट कब लेने का और फ्लोट कब लेने का, वो भी इजी है। अगर हमको किसी वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर करना है विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट नहीं लेना है, खाली खाली बस इंटीजर पार्ट लेना है, तो आप लेंगे इंट। जैसे देखो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पॉइंट नहीं आता, जैसा रोल नंबर, रोल नंबर में पॉइंट नहीं आता है। रोल नंबर कैसे होते हैं हमारे? 12, 13, 36, 45 है ना। एज में पॉइंट आता है क्या? एज में हम पॉइंट नहीं बोलते। ऐसा हम अगर मैं किसी को एज पूछता हूँ तो वो ऐसा नहीं बोलेगा 23.7, 23 तो भी बोलेगा, 24 तो भी बोलेगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसमें पॉइंट नहीं आता। अगर आपको ऐसे वेरिएबल्स लेना है जिसमें आपको नंबर स्टोर करना है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे इंट से। और अगर आपको विद फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करना है तो आप लेंगे फ्लोट। क्लियर? क्लियर? तो इंट कब लेंगे और फ्लोट कब लेंगे, समझ में आ गया। विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो इंट, और विद फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करना है तो फ्लोट, राइट। अब जैसे कि मैं कुछ वेरिएबल्स बता देता हूं। अब मुझे एक वेरिएबल लेना है एज, इसमें पॉइंट आता है क्या? नहीं। एक मुझे वेरिएबल लेना है पेज नंबर, एक वेरिएबल मुझे लेना है पेज नंबर, जिसमें मुझे स्टोर करना है कि अभी हम कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं, इसमें भी पॉइंट नहीं आता है ना। अब मुझे किसी का रोल नंबर अगर स्टोर करना है, रोल नंबर अगर मुझे किसी का लेना है, तो उसमें भी पॉइंट नहीं आता है, राइट। तो जिस जिसमें नंबर आते हैं लेकिन पॉइंट नहीं आता है, आप उसको इंट से ले लेंगे। लेकिन अब मुझे एक वेरिएबल लेना है रेडियस। अब रेडियस ना 2 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है। अब रेडियस 2 भी हो सकता है और 2.6 भी हो सकता है, तो अब हम इसको ले लेंगे फ्लोट। अब मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूँ टेम्परेचर। अब बोलो टेम्परेचर में पॉइंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आ सकता है ना। जब आ सकता है बोले तो फ्लोट ले लेने। जब आपको कॉन्फिडेंशियली पता है कि भाई इस नंबर में पॉइंट नहीं चाहता तो आप इंटर लेंगे। लेकिन हो सकता है, आ सकता है, मे बी, कि फ्लोट ले लेना। अब जैसे टेम्परेचर में पूछता हूं तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो सकती है? 36 भी हो सकती है, 36.9 भी हो सकती है, मतलब पॉइंट आ सकता है। जब पॉइंट आ सकता है बोले कि फ्लोट। रेडियस में पॉइंट आ सकता है, फ्लोट। परसेंटेज में पॉइंट आ सकता है, फ्लोट। वेलोसिटी में पॉइंट आ सकता है, फ्लोट। मास में पॉइंट आ सकता है, फ्लोट। ठीक है ना। पेज नंबर में पॉइंट नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6, 8 ऐसा रहेगा। एज में पॉइंट नहीं आएगा, रोल नंबर में पॉइंट नहीं आएगा। जहां पॉइंट नहीं चाहता वहां हम इंट लेंगे, जहां पॉइंट आ सकता है वहां फ्लोट ले लेंगे। क्लियर? तो ये दोनों में कंफ्यूजन क्लियर होगा, इंट कब लेने का, फ्लोट कब। जब भी आप किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर करने वाले आप उसको डिक्लेयर करेंगे इंट या नहीं तो फ्लोट्स। अब जैसा देखिए ना, मैं यहाँ पे फ्लोट आर लिया हो, तो ये आर वेरिएबल रेडियस के लिए मैंने फ्लोट क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि रेडियस में पॉइंट भी आ सकता है, राइट। ओके, अब कैर कब लेंगे हम? जब भी हमको किसी वेरिएबल में अल्फाबेटिकल डाटा स्टोर करें, जैसे किसी का नाम हो गया सचिन,
किसी का एड्रेस मुझे स्टोर करना है कि वो कहाँ रहता है, अब एड्रेस भी अल्फाबेटिकल है। किसी का पोस्ट मुझे स्टोर करना है कि वो मैनेजर है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, प्रोग्रामर है, पियून है, क्या है ना। कोई कॉलेज का नाम स्टोर करना है, कोई ब्रांच का नाम स्टोर करना है। जब भी आपको किसी वेरिएबल में अल्फाबेटिकल डाटा स्टोर करना है तो आप क्या लेंगे, कैर। ये तीनों कीवर्ड समझ में आ गए, इंट कब लेने का, फ्लोट कब लेने का, कैर कब लेने का। जैसे मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ कि मुझे अभी कोई वेरिएबल में नेम स्टोर करना है तो आप कौन से टाइप का लेंगे, कैर। किसी वेरिएबल में मुझे एड्रेस स्टोर करके लेना है तो क्या टाइप का लेंगे आप, कैर। ठीक है, तो ये तीन टाइप हमको अच्छे से क्लियर हो गए पहले कि इंट कहाँ लेना है, फ्लोट कहाँ लेना है, कैर कहाँ लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर इंट कब लेने का, फ्लोट कब लेने का, समझ में नहीं आ रहा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी। नंबर स्टोर, अगर अगर कोई वेरिएबल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसमें पॉइंट, अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स जिसमें मुझे एक वैल्यू स्टोर करना है, एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पॉइंट आता कि नहीं आता, उतना नहीं सोचने का, फ्लोट ले लेने का। इंटीजर कब लेना बोल रहा हूं मैं, जब आपको पक्का पता है, कॉन्फिडेंशियली आपको पता है कि भाई इसमें पॉइंट नहीं चाहता, तभी से आप इंट लेंगे, नहीं तो फ्लोट। कैरेक्टर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब भी आपको किसी वेरिएबल में अल्फाबेटिकल डाटा स्टोर करना है तो आप कैर ले लो। क्लियर, ये तीन कीवर्ड समझ में आ गए। अच्छा, इनके साथ साथ मैं और कुछ एडिशनल चीजें पढ़ाने जाने वाला हूँ कि डाटा टाइप्स के साथ 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 में आपको याद रखना पड़ेगा इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ना आगे मुझे, जब मैं अब आगे ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते समय मैं प्रिंटफ और स्कैनफ पढ़ाने वाला हूँ। प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों भी फंक्शंस हैं जिससे हम डाटा इनपुट कर रहे हैं और डाटा को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है ना, हर प्रोग्राम के अंदर दो चीजें जरूरी होती है, यूजर से डाटा लेना और यूजर को आउटपुट देना। तो लेने को इनपुट बोलते हैं, देने को आउटपुट बोलते हैं। इन दोनों के लिए सी के अंदर दो फंक्शंस है, एक प्रिंटफ और एक स्कैनफ। तो प्रिंटफ और स्कैनफ में आप कौन से टाइप का डाटा ले रहे हैं या कौन से टाइप का डाटा दे रहे हैं ये बताना पड़ता है, और ये किससे बताते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर से। राइट, ये आगे लगेगा, अभी सिर्फ याद रखो कि इसके लिए क्या है। जब मैं प्रिंटफ और स्कैनफ पढ़ाऊंगा तो उसमें आने वाला। तो देखो, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। ठीक है, याद रहेगा। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्यों है भाई, परसेंटेज सी परसेंटेज एफ? दो इसलिए, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी लेना, और सेट ऑफ कैरेक्टर है तो परसेंटेज एस लेना। अब स्ट्रिंग में भी दो कैरेक्टर में भी दो टाइप के होते हैं, एक कैरेक्टर वाला भी होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर वाले भी होता है। एक कैरेक्टर मतलब जैसे मेल का एम, फीमेल का एफ, एक ही कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी। और एक नाम है पूरा सचिन, सचिन नंबर ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर, सी के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। अगर सिंगल कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी, और सेट ऑफ कैरेक्टर है तो परसेंटेज एस। याद रखेंगे अच्छे से, ये हमको एंड तक लगने वाला है, सी खत्म होने तक लगने वाला है। तो क्या बोला मैंने, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, सिंगल कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए परसेंटेज एस। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक डाटा टाइप का एक साइज होता है। हर एक डाटा टाइप का एक साइज होता है, क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया हूं मैंने। अब साइज, साइज बोले तो क्या, हर डाटा टाइप के वेरिएबल के लिए मेमोरी में कुछ जगह लगती है। हर डाटा टाइप के लिए मेमोरी में कुछ स्पेस लगता है, उसको हम बोलते हैं साइज। अब थोड़ा सा मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो किस तरह से होता है। इन कंप्यूटर देयर आर नंबर ऑफ सेल। डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में से छोटे 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 सेल होते हैं। दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो डाटा हमारे मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। और मेमोरी इस तरह से होती है, और मेमोरी के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल जो मैं ड्रॉ किया ना, ये पर्टिकुलर एक सेल को हम बोलते हैं बाइट।
आपके मेमोरी के, आपके कंप्यूटर के मेमोरी के एक सेल को जहां आपका डाटा जाके, जैसे आपके नोटबुक में क्या होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के ऐसे सेल होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सेल को हम बोलेंगे बाइट। एंड दिस वन बाइट, एक बाइट जो होता है ना, वो एक बाइट जैसे छोटे 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 8 हिस्सों में डिवाइड होता है, और जिसमें से एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है ना, मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द बिट। मुझे लगता है जितने लोग पढ़ रहे, दे आर ऑल कंप्यूटर स्टूडेंट्स, सो दे नो ऑलरेडी, दे नो व्हाट इज बाइट एंड व्हाट इज बिट। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मेमोरी का सबसे जो जो एक सेल होता है, दैट इज अ बाइट, एंड वन बाइट इज डिवाइडेड इनटू 8 बिट, बिट। Bit is the smallest unit of memory. Bit is the smallest unit of memory, and it can store only 0 or 1. In 1 bit you can store either 0 or 1. बिट ऐसा होता है, बिट आपके मेमोरी का सबसे छोटा सा पार्ट है और उसमें सिर्फ 0 और 1 आ सकता है। इसमें से आपको पता चल गया है कि कंप्यूटर में सारा डाटा 0 और 1 में जाने वाला। आप कोई भी डाटा स्टोर करो कंप्यूटर में, लेकिन जब वो मेमोरी में स्टोर होगा तो वो 0 और 1 में ही होने वाला है। ओके, इधर आ रहा हूं मैं। जब हम कोई इंटीजर वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए मेमोरी में 2 बाइट लगते हैं। जब हम फ्लोट वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए मेमोरी में 4 बाइट लगते हैं। जब हम कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए मेमोरी में 1 बाइट लगता है। ओके, ये कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये कीवर्ड कंपाइलर को पहले से पता है। जब भी आप कोई इंटीजर वेरिएबल लोगे, कंपाइलर जाएगा उसके लिए 2 बाइट रिजर्व कर देगा। अब जैसे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर एक्स, तो कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, 2 बाइट एक्स के लिए रिजर्व कर देगा। जब भी मैं कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कंपाइलर को पता है कि इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लगते हैं, तो कंपाइलर जाएगा मेमोरी में और 2 बाइट्स एक्स के लिए रिजर्व कर लेगा। उसके बाद में जब एक्स की वैल्यू कुछ देता हूँ 25, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो एक्स के लिए जो जगह थी वहां लाके 25 स्टोर कर देगा, लेकिन बाइनरी में, राइट। अब मैं ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन बाइनरी में आएगा। अब वो देखेंगे अपन, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर एक्स नहीं किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो क्या मेमोरी में उसके लिए 2 बाइट्स रिजर्व होंगे क्या? अगर मैं इंट एक्स नहीं करता हूं तो क्या 2 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व होगी क्या? नहीं होगे। तो जब मैं x इक्वल्स टू 25 करता हूं, तो ये 25 को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कोई जगह है क्या? नहीं है। तो सीधा कंपाइलर बोलेगा आई डिडंट फाइंड एनी x इन द मेमोरी, सॉरी। मैं आपके प्रोग्राम को फेंक दे तो बोल के फेंक देगा प्रोग्राम। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल को जब तुम यूज करते हो ना, तो पहले डिक्लेयर करो, ताकि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल है, और वो जाएगा उससे पहले से मेमोरी में जगह रिजर्व कर देगा। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो कंपाइलर का क्या काम होता है, वो वेरिएबल का टाइप देखता है और वो जाके मेमोरी में उसके लिए पहले जगह रिजर्व कर देता है। जब भी तुम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू ले जाएगा और उसकी जगह ले जाके स्टोर करेगा। अगर तुम वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं करोगे ना, तो मेमोरी में उसके लिए कोई जगह रिजर्व नहीं है। अब अगर उसके लिए कोई जगह ही रिजर्व नहीं है, तो आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर पाओगे क्या? नहीं। अगर उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? नहीं। तो उसके लिए नेसेसरी है कि आप जो भी वेरिएबल को यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, उसका उसका उसको पहले डिक्लेयर करो। तो इंटीजर वेरिएबल लेंगे तो दो फिक्स, हमको बताने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर को पहले से पता है, कंपाइलर खुद कर देगा। जैसे ही आप इंटीजर वेरिएबल लेंगे, हो जाएगा 2 बाइट मेमोरी में रिजर्व कर देगा उस नाम से। फ्लोट वेरिएबल लेंगे तो 4, कैरेक्टर लेंगे तो 1। क्लियर? क्लियर, राइट। दूसरा एक एक पॉइंट और एक साथ में मैं बता रहा हूँ, रेंज। हर डाटा टाइप की ना वैल्यू को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। अब जैसे इंटीजर के लिए हम देखें 2 बाइट लग रहे हैं। अब 2 बाइट में तुम कितनी भी वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते, उसकी कैपेसिटी होती है वैल्यू को स्टोर करने की। जैसे कि हमने कोई नोटबुक मार्केट से खरीदा 100 पेजेस की, तो हम कुछ भी कितना भी लिख दे सकते हैं क्या उसमें? नहीं। उतना ही लिखेंगे जितना 100 पेज में बैठेगा। तो वैसे ही मेमोरी जो होती है ना, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसमें हम कितने बाइट्स लग रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी वैल्यू, कितनी बड़ी भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। उसकी रेंज होती है, कैपेसिटी होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ पर इंटीजर की जो रेंज है, एक इंटीजर वेरिएबल में हम मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं -32,768 से लेकर +32,767, राइट। मतलब एक इंटीजर वेरिएबल में आप इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते।
एक इंटीजर वेरिएबल में हम इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर सोचिए कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया a और a में स्टोर कर दिए 40,000, a में अगर आपने स्टोर कर दिए 35,000, दिस इज रॉन्ग, ये प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा, इसका आंसर आपको गलत मिलेगा पक्का डेफिनेटली, क्योंकि ये वैल्यू 35,000 वैल्यू ये इंटीजर के 2 बाइट्स पे बैठती नहीं। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो फिर हम इसके आगे की वैल्यू ले सकते क्योंकि अब इसके बहुत सारे टाइप मिलेंगे, अभी इंटीजर के टाइप हमको मिलेंगे लॉन्ग, साइन, अनसाइन, अभी वो मैं पढ़ाऊंगा, अभी वो सब एक साथ आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे ऐड करूंगा उसको। अभी सिर्फ मैं बेसिक, अभी सिर्फ मैं फंडामेंटल डाटा टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल, इसके टाइप सब टाइप्स मिलने वाले, इसके सब टाइप्स मिलने वाले मेरे को, राइट, धीरे धीरे वो भी ऐड करूंगा मैं, राइट। तो याद रखना एक इंटीजर वेरिएबल की स्मॉलेस्ट वैल्यू की कैपेसिटी इतनी है और हाईएस्ट वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी इतनी है, इससे छोटी इससे बड़ी वैल्यू, इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू, इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यू आप इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करके नहीं रख सकते। फ्लोट के बारे में देखेंगे अपन, अगर हम फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं तो फ्लोट में हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में हम मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 3.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -38 से लेकर 3.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +38, मतलब अप टू 38 फ्रैक्शनल डिजिट्स, इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी वैल्यू तक के आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्लोट में। इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करना तो आपको डबल लेना पड़ेगा, वो आएगा, वो आएगा। कैरेक्टर वेरिएबल के लिए 1 बाइट लगेंगे और कैरेक्टर में हम कितनी मिनिमम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, कैरेक्टर में हम मिनिमम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं कितना, -128 से लेकर +127। अभी आप बोलेंगे सर कैरेक्टर में तो नंबर कैसे आएंगे, अभी आप वो मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि कैरेक्टर भी जब आप मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो भी बाइनरी में जाता है, और जब वो बाइनरी में जाता है तो वो उसके नंबर के थ्रू जाता है, मैं भी वहां पर आ रहा हूँ, ठीक है, पहले फिलहाल इतना टेबल अच्छे से समझ, ये टेबल हमेशा आपको काम में आएगा, ये टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, राइट, इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। इंट, पहले मैंने बता दिया इंट फ्लोट कब लेने का, कैर कब लेने का, अगर किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर करे तो इंट फ्लोट, अल्फाबेटिकल डाटा स्टोर करे तो कैर, हर एक का फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बता दिया। इंटीजर के लिए ये याद रखो, आगे लगेगा, 1-2 लेक्चर के बाद मुझे लगने वाला है। इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, सिंगल कैरेक्टर के लिए %c, सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए %s। जब आप इंटीजर वेरिएबल लोगे तो उसके लिए 2 बाइट्स लगेंगे, फ्लोट वेरिएबल लोगे तो 4 बाइट्स लगेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल के लिए 1 बाइट लगेंगे। इंटीजर के अंदर हम मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं दिस टू दिस, फ्लोट में हम मिनिमम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं दिस टू दिस, और कैरेक्टर में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मिनिमम -128 टू +127। इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आगे मैं दूंगा, राइट। चलो इतना क्लियर हो गया, ओके। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा, अभी जो मैं एक्सप्लोर करूँ ये आपको कोई बुक में नहीं मिलने वाला, आपको बुक में इतना ही मिलेगा कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, कैर क्या है, इसका साइज क्या है, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है, एक्चुअल में मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो इतना टेबल आपको क्लियर हो गया, ओके राइट। अभी समझ लो, मैंने भी बता दिया कि इंटीजर के लिए, अभी मैंने बता दिया कि इंटीजर के लिए कितना रेंज है, -32,768 से लेकर +32,767, राइट। अब समझ लो होता कैसे, एक्चुअल में कैसे होता है, देखो। अब देखो मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a, राइट। थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको एक बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाना चाहूंगा, बाइनरी, क्योंकि अब बाइनरी कोड आ रहा है। तो बाइनरी कोड क्या होता है पता है ना, जैसे कि अगर मुझे 25 का बाइनरी कोड कैसे निकलता है, 25 का बाइनरी कोड निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करते जाओ, जैसे कि 2 कितने से जाएगा, 2 12 जार 24, 2 12 जार 24, लेकिन ये 25 एक बचा, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम, 2 6 जार 12, पूरा डिवाइड हो गया, 0 बचा, 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, पूरा डिवाइड हो गया, 0 बचा, 2 1 जार 2, लेकिन ये 3 है, 1 बचा, इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 जार 0, 1 बचा,
अब ये सारे रिमाइंडर्स है, अब ये जितने भी रिमाइंडर्स हमारे बचे सारे रिमाइंडर्स को नीचे से लेके ऊपर तक ये नोट करो। तो अब ये सारे रिमाइंडर्स मेरे क्या आ गए बोलो, 1 1 0 0 1। तो ये 1 1 0 0 1। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 25, राइट? ये 25 का बाइनरी वैल्यू है। क्लियर? अच्छा, ये एक मेथड हो गया बाइनरी वैल्यू को निकालने का। मेरे पास और एक थोड़ा सा आसान मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ यूसुफ मेथड, वाई मेथड। अगर हमको किसी भी नंबर का अगर हमको बाइनरी वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक आसान सा तरीका, बहुत आसान सा तरीका है। उसमें क्या कर लेंगे, हमेशा 2 के पावर्स लिख लेंगे। 2 रेज टू 0 1, 2 रेज टू 0 1, 2 रेज टू 1 2, 2 रेज टू 2 4, 2 4 सॉरी 2 4 6 8 16 32 64 128, ये सारे 2 के पावर्स है। 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3 4 5 6 7, राइट? ओके, चलो। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरा ये, कि अगर अगर मुझे किसी को कुछ पैसे देना है, जैसे हम लोग, हमारे पास नोट कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम? हमारे पास 5 रुपए की नोट है, 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है ना? अगर मुझे किसी को 25 रुपए देना है तो मैं क्या करूंगा, एक 20 की नोट दूंगा और एक 5 की नोट दूंगा, है ना? तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए समझ लो कि हमारे पास नोट है, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 4 रुपए का नोट, 8 रुपए का नोट, 16 32 64 28। अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे किसी को 25 रुपए देना है, मुझे 25 रुपीज अगर किसी को देना है तो आप कैसा दोगे? क्या क्या नोटा दोगे, कैसे दोगे आप? 25 रुपए किसी को देना है तो कैसा दोगे? 25 रुपए अगर मुझे किसी को देना है तो मैं क्या करूंगा, उसको 16 रुपी का, सॉरी 16 रुपीज का एक नोट दूंगा, 8 रुपीज का एक नोट दूंगा, कितने हो गए 24, और 1 रुपीज का एक नोट दूंगा, और ये नहीं दूंगा 0 0, मतलब ये 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 25। क्लियर? आ रहा है समझ में? बाइनरी वैल्यू को निकालने का आसान तरीका बता रहा हूं मैं ये। चलो, मुझे किसी को 50 रुपीज देना है, 50 की बाइनरी वैल्यू बोलो, 50 की बाइनरी वैल्यू क्या रहेगी? 50 की बाइनरी, अगर मुझे 50 की बाइनरी वैल्यू निकालना है तो मैं इसमें से क्या क्या लूंगा? 32 लूंगा, 16 लूंगा, 48 हो गए, 48 में ये 2 मिला दूंगा, 50 हो गए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। सो 1 1 0 0 1 0 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 50, राइट? ऐसे भी कर लो, ये आएगा। अगर मुझे 100 की बाइनरी वैल्यू निकालना है, अगर मुझे 100 की बाइनरी वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम? 100 की बाइनरी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको 64 और 32 दूंगा। 64 और 32 कितने हो गए? 96। 96 और ये 4 कितने हो गए? 100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया 100 की बाइनरी वैल्यू। और एक एग्जांपल समझ लो, मुझे किसी को 90 रुपीज देना है, 90 रुपीज, 90 की बाइनरी वैल्यू निकालना, 90 की बाइनरी वैल्यू। तो 90 की बाइनरी वैल्यू क्या करूंगा मैं? 64। अब 32 ले लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा ना। 32, 64 के अंदर मैंने 16 मिला दिया, कितना हो गया? 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 60 70, 64 प्लस 80 हो गया। 80 के बाद ये 88 हो गया, और ये 90 हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो ये 1 0 1 1 0 1 0 इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 90, राइट? तो ये इतना पहले सिस्टम समझ लो कि बाइनरी वैल्यू क्या। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप लोग घबराओ मत, करे बाप इतना करना पड़ेगा, ये कंपाइलर खुद कर लेगा। लेकिन बेसिक सिस्टम मैंने बता दिया कि 25 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 50 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है। तो कोई भी नंबर का बाइनरी वैल्यू आप इस मेथड से या इस मेथड से निकाल सकते हो। क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि अगर ये तो हमने कर दिए, अगर मैं तुमको बोलता हूँ चलो 1 1 1 0 0, ये किसकी बाइनरी वैल्यू है मैंने बोला? अब मैंने बोला तुमको 25 की बाइनरी वैल्यू लिखा तो आपने यहाँ लिख दिया, मैंने आपको 90 बोला तो लिख दिया। अब मैंने बाइनरी वैल्यू दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइनरी वैल्यू किसकी है? तो आप क्या करेंगे, जिस जिस के नीचे 1 है उनको ऐड कर दो, जिस जिस के नीचे 1 है उनको ऐड कर देंगे। तो 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 ये 28 की बाइनरी वैल्यू, राइट? तो थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम समझ लो, क्योंकि आगे मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मुझे बाइनरी लगने वाला है थोड़ा और मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। इतना तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में सिर्फ इतना काफी है। एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इतना काफी है कि ये टेबल आपको समझ में आ गया, बस है। लेकिन एक्चुअल में मैं तुमको और थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करके बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में आपका डाटा मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट?
से। हाँ, तो मैं कहा था, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज जरूरी है, इतना समझ लिया काफी है। लेकिन मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपको पहले बता दिया कि भाई बाइनरी सिस्टम कैसे होता है, समझ में आ गया बाइनरी नंबर्स कैसे होते हैं। ओके, अभी हम लोग ये देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल, अब ऐसा समझ लो कि सी के अंदर मैंने क्या करा है, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स। मैंने सी में एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हूँ एक्स। कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ये देखेगा लाइन, क्या करेगा, वो मेमोरी में जाएगा और एक्स के लिए कितने बाइट्स, 2 बाइट्स रिजर्व कर देगा। अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंटीजर के लिए कितने बाइट्स रखते बोला, मैंने इंटीजर के लिए मैंने कितने बाइट्स रखते बोला हूँ, 2 बाइट्स। तो जब मैं इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कंपाइलर ने क्या किया, इसके लिए 2 बाइट्स मेमोरी में जाकर रिजर्व कर दिया, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में तो कितने बिट्स होते हैं मैंने बताया, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 बाइट्स एक्स के लिए रिजर्व हो गए मेमोरी में, मेमोरी में। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब मेमोरी में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझना है, ये मेमोरी में हो रहा है। जब मैंने इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया, कंपाइलर ने जाके एक्स के लिए मेमोरी में 2 बाइट, 16 बिट, 16 बिट्स, कितने बिट्स, 16 बिट्स एलोकेट कर दिया, राइट। अब उसके बाद मैंने प्रोग्राम में क्या करा, एक्स के अंदर स्टोर कर दिया 25। तो क्या ये 25 ऐसे के ऐसे जाके इसमें बैठ जाएगा क्या, नहीं। देखो, हर चीज जो मेमोरी में स्टोर होती है वो सिर्फ बाइनरी में, क्योंकि मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड पता है ना। हर चीज का जो प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर में, हर चीज जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ बाइनरी में होता है। अब मैंने यहाँ x की वैल्यू 25 दिया, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इस 25 को, कंपाइलर का यूज बताया था ना मैंने, कंपाइलर ट्रांसलेट द सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड फ्रॉम मशीन टू सी लैंग्वेज। जब मैंने x इक्वल्स टू 25 दिया तो कंपाइलर क्या करेगा, 25 की बाइनरी वैल्यू ताकि यहाँ स्टोर कर दे। 25 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है बोलो, 25 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 1 0 0 1, जैसे मैंने अभी इधर बताया, ये 25 की बाइनरी वैल्यू 1 1 0 0 1, क्लियर। अब जैसे मैंने x में 25 स्टोर कर दिया, यहाँ पर x का बाइनरी वैल्यू आ गया 1 1 0 0 1। अब इधर कुछ नहीं तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और ये वाला जो कोने का जो बिट होता है ना, ये वाला जो कोने का जो बिट होता है ना, दिस इज वन स्पेशल बिट विच इज कॉल्ड एज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये बिट का एक खास काम होता है कि वो हमारे इस नंबर के साइन को बताता है कि वो हमारा नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो वहां 0 रहेगा, और वो नेगेटिव है तो 1 रहेगा। अब मैंने जो स्टोर किया इसके अंदर 25 प्लस है तो यहाँ 0 आएगा, और अगर वही मैं -25 करता था तो यहाँ 1 आता था, क्लियर। इस तरह से हमारा डाटा जाके मेमोरी में स्टोर हो, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा और एक क्वेश्चन में करता हूँ। अब मुझे एक छोटा सा एक आंसर मुझे बता दिए कि समझ लीजिए कि मेरे पास 3 बिट है, 3 बिट। समझ लीजिए कि मेरे पास 3 बिट है, ओनली 3 बिट्स, तो इसमें हम हाईएस्ट बाइनरी में क्या स्टोर करके रख सकते हैं। 3 बिट है मेरे पास अगर, जैसे ये मेरे पास 16 बिट है, 16 बिट। अब 16 बिट में से एक बिट साइन के लिए चले गए, बाकी के 15 बिट्स यूज में आ रहे हैं ना। मतलब डाटा हमारा 15 बिट में स्टोर हो रहा है और एक बिट साइन के लिए। अब एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास 3 बिट है तो अब इसमें हम बाइनरी क्या स्टोर करके रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 1 1, है ना, 1 1 1। अब बताइए मुझे, ये 1 1 1 किसकी बाइनरी वैल्यू है, 1 1 1 किसकी बाइनरी वैल्यू है, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 1 1 1 1 बी द बाइनरी वैल्यू ऑफ 7, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास 4 बिट है, अगर मेरे पास 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स, तो इसमें हाईएस्ट क्या स्टोर हो सकता है, 1 1 1 1। 4 बिट में क्या स्टोर हो सकता है ज्यादा ज्यादा, 1 1 1 1। दिस इज बाइनरी वैल्यू ऑफ 15। अगर मेरे पास 5 बिट है, अगर मेरे पास 5 बिट है, 1 2 3 4, 5 बिट है, तो इसमें हम हाईएस्ट क्या स्टोर कर सकते हैं, 1 1 1 1 1। 5 बिट अगर है तो कितने, 1 1 1 1 1। ये बाइनरी वैल्यू किसकी है, ये बाइनरी वैल्यू किसकी बोलो, मैं आपको बताता हूँ, 1
वन 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 किसकी है ये 16 प्लस 8 24 24 प्लस 16 प्लस 8 24 24 और ये 4 28 28 30 31 किसकी बाइनरी वैल्यू है 31 की। थोड़ा सा समझना मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब कि 3 बिट में हम हाईएस्ट स्टोर कर सकते हैं 7, 4 बिट में हम हाईएस्ट स्टोर कर सकते हैं 15 और 5 बिट में हम हाईएस्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 31। और ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है पता है, ये इसका एक रिलेशनशिप है। क्या है, 3 बिट है तो 3 बिट मतलब 2 माइनस 1 कितना आता है 7। मतलब 3 बिट में हम 7 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर मेरे पास 4 बिट है, 4 बिट है मेरे पास, 2 4 माइनस 1 कितना होता है 15। अगर मेरे पास 5 बिट है 2 5 माइनस 1 कितना होता है 31, राइट। मतलब इस पे से मैं ये कैलकुलेशन लगा रहा हूं कि मेरे पास जितने बिट्स होते हैं, -1 उतनी वैल्यू हम n बिट्स में स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में आ रहा है, मेरे पास जितने बिट्स होते हैं 2n-1 की जो वैल्यू आएंगी उतनी वैल्यू हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि इस 2 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं 16 बिट। अब 16 बिट में से एक बिट चले गए साइन के लिए तो बचे कितने 15 बिट्स। तो अब बोलो इंटीजर में इंटीजर को कितने बिट्स बाइट्स लग रहे हैं, 2 बाइट्स लग रहे हैं। 2 बाइट्स मतलब कितने बिट्स 16 बिट्स। अब 16 बिट्स में से एक बिट साइन के लिए चले गया, अब साइन के लिए चले गया तो बचे कितने 15। तो अब मुझे बताओ 2 15 - 1 में हम कितना स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन बाद में करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 32,767। इससे ज्यादा वैल्यू हम 15 बिट में स्टोर करके नहीं रख सकते। जिस वजह से मैंने तुमको ये बोला हूं कि एक इंटीजर वेरिएबल में इससे ज्यादा वैल्यू तुम स्टोर करके नहीं रख सकते, राइट। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो मैं। अब तुम बोलेंगे सर मुझे 3 बिट में 8 स्टोर करना है, 3 बिट में मुझे 8 स्टोर करना है। इज इट पॉसिबल। अगर मेरे पास 3 बिट है, 8 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1 1 1, सॉरी 8 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1000। अब क्या 8 की बाइनरी वैल्यू 3 बिट में स्टोर हो सकती है क्या, नहीं। मेरे पास 3 बिट है, इसके लिए 4 बिट्स लग रहे। तो वही कैलकुलेशन है कि एक इंटीजर वेरिएबल में कितने बाइट्स लग रहे हैं 2 बाइट। 2 बाइट बोलो तो कितने बिट्स 16 बिट। 16 बिट में से एक बिट किसके लिए चले गया साइन के लिए, बचे कितने 15 बिट। तो अब ये 2 बाइट में हम हाईएस्ट वैल्यू कितनी स्टोर करके रख सकते हैं, इस 2 बाइट में हम हाईएस्ट वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं 2 15 - 1 जो कि कितना हो जाएगा 32,767। क्लियर। थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिर्फ बेसिक आपको इतना समझ में आ गया कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, क्या है तो काफी, राइट। और जैसे जैसे आप प्रोग्राम करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम करते जाओगे वैसे वैसे समझ में आएगा इंट कहाँ लेने का, क्या कहाँ लेने का, फ्लोट कहाँ लेने का। ओके, राइट। अच्छा, और एक बात मेरी छोटी सी ये चल रही थी कि भाई कैरेक्टर का क्या मामला होता है, कैरेक्टर के लिए क्या होता है। अब देख लो, कैरेक्टर के लिए भी मैं बताना चाहूंगा। अब सपोज मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया सी एच। अब बताओ कैरेक्टर के लिए कितने बाइट्स मेमोरी में एलोकेट होते हैं 1 बाइट। 1 बाइट बोल तो कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 बिट्स। 8 बिट्स 1 बाइट इज एलोकेट फॉर कैरेक्टर, सो सी एच 8 बिट एलोकेट हो, 8 बिट सी एच के लिए एलोकेट हो गए। अब मैंने सी एच के अंदर स्टोर कर दिया एक अल्फाबेट ए। अब मुझे बताओ क्या ये ए ऐसे के ऐसे जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा क्या, नहीं। क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी ही समझता है। ठीक है, अब हम ए दे देंगे तो वैसा ए तो जाके नहीं बैठेगा उसके अंदर, तो कंपाइलर क्या करेगा ए का बाइनरी वैल्यू स्टोर करेगा। अब ए का तो बाइनरी वैल्यू नहीं आएगा, मैंने बताया तुमको 25 का बाइनरी कैसे आता है बताया, 90 का बाइनरी, नंबर्स के तो बाइनरी आएंगे, लेकिन ए का बाइनरी वैल्यू कैसे आएगा भाई, ये तो कोई नंबर नहीं है ना। तो कंप्यूटर में क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक कोड होता है और उस कोड को हम बोलते हैं एस्की कोड। तो अब कैपिटल ए का एक कोड है 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67। तो जब हम कंप्यूटर में कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं
जब हम कंप्यूटर में कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, उस कैरेक्टर का ASCII कोड उठाएगा। जैसा ए का ASCII कोड कितना है 65, और वो क्या करेगा, इस 65 का बाइनरी वैल्यू लाके यहाँ स्टोर करेगा। अगर हम इस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर n स्टोर करते हैं, स्मॉल n, तो स्मॉल n का भी एक ASCII कोड रहेगा। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, स्मॉल n का वो ASCII कोड उठाएगा और उस ASCII कोड की वैल्यू यहाँ लाके स्टोर करेगा। मतलब कि अगर हम कैरेक्टर अल्फाबेट्स भी स्टोर करते हैं तो वो अल्फाबेट्स बाइनरी में स्टोर हो गए, और वो अल्फाबेट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर कौन सा कोड उठाता है, ASCII कोड। और ये जो ASCII कोड होते हैं, ये जो ASCII कोड होते हैं वो कौन से रेंज में होते हैं, वो ASCII कोड रेंज में होते हैं -128 से लेके +127 तक। क्लियर? तो ये मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम कोई नंबर्स देते हैं या कोई अल्फाबेट्स देते हैं तो वो आपके मेमोरी में किस तरह से स्टोर हो गए। लेकिन इतनी बात पक्की है कि जो भी डाटा आप जब दोगे मेमोरी में तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में स्टोर होने वाला है, बाइनरी फॉर्मेट। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर इतना भी समझ में आता है आप आज के लेक्चर में कि इंट कब लेने का है, फ्लोट कब लेने का है, कैर कब लेना है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर और इसको ज्यादा से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर हम इंटीजर, कोई इंटीजर अगर मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो कैसे जाएगा, और दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो कैसे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, डाटा टाइप्स इन सी। तो इस तरह से वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स और डाटा टाइप्स इन सी, इन तीन टॉपिक के बाद हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में इसको थोड़ा सा इंट्रो लेकर मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।